गंगा बहुत दिनों से बीमार थी। आज जब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था तभी अचानक उसकी हालत बिगड़ जाती है और कुछ समय बाद गंगा की मृत्यु हो जाती है। इलाज के बाद डॉक्टर बाहर आकर गंगा की मौत की जानकारी परिवार वालों को देते हैं। इधर एक किन्नर महिला गंगा की मौत की खबर नंदिनी तक पहुंचा देती है, जिसे सुनकर नंदिनी बहुत घबरा जाती है और तुरंत काल चक्र की सहायता से गंगा को बचाने के लिए बिना समय गवाए अस्पताल की ओर निकल पड़ती है और कुछ ही देर में नंदिनी अस्पताल पहुंच जाती है। दरअसल नंदिनी एक इच्छाधारी नागिन थी। अस्पताल में पहुंचते ही नागिन इंसानी रूप धारण कर लेती है और मौका पाते ही नर्स के कपड़े पहन लेती है। इसके बाद गंगा के कमरे में पहुंच जाती है और गंगा को मृत अवस्था में देखकर नंदिनी बहुत दुखी हो जाती है और परिवार के सभी लोगों से कहती है, आप सभी बाहर जाइए, मुझे इसका इलाज करना है। नंदिनी की बात सुनते ही सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अब नंदिनी कमरे में अकेली रहकर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगती है और जैसे ही गंगा के सिर पर अपना हाथ रखती है वैसे ही उसे जोर का तेज झटका लगता है। झटका लगते ही नंदिनी समझ जाती है किसी ने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से गंगा को कैद कर रखा है। तभी वहाँ एक अघोरिन आ जाती है जिसने गंगा को मंत्र बंधन में बांध रखा था। जैसे ही नंदिनी को पता चलता है कि उनके दुश्मन की बेटी की शादी कोर्ट मैरिज होने जा रही है, वैसे ही नंदिनी अपने नागिन रूप में आ जाती है और शादी को रोकने के लिए जाने लगती है। इधर जब लड़का लड़की भगवान को साक्षी मानकर जैसे ही लड़की माला पहनाती है वैसे ही वह माला नागिन में बदल जाती है। नागिन को देखकर परिवार के लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर लड़की उस सांप को जमीन पर फेंक देती है और वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है। तब नागिन भी उसका पीछा करने लगती है। इधर जब परिवार के लोग दोबारा वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे परिवार के लोग घबरा जाते हैं और लड़की को खोजने लगते हैं। इधर लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर एक जगह छुप जाती है। तब नागिन भी पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाती है और जब नागिन को लड़की नहीं दिखाई देती तब वह वापस लौटने लगती है। लेकिन तभी लड़की के हाथ से कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है, जिससे नागिन लड़की को देख लेती है। तब लड़की नागिन को देखते ही वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते एक कमरे तक पहुँच जाती है। तब नागिन भी पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाती है। इसके बाद नागिन क्रोधित होकर जैसे ही लड़की को काटने वाली होती है वैसे ही लड़की अपने पल्लू से एक नींबू निकालकर नागिन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे नागिन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। नंदिनी जैसे ही गंगा के पति अरुण को मारने के लिए अपने नागिन रूप में आती है, ठीक उसी समय बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। दादी बच्ची की तबीयत खराब देखते ही तुरंत अपनी नौकरानी के पास जाती है और उसे काढ़ा बनाने के लिए कहती है। तब नौकरानी जैसे ही काढ़ा बनाने के लिए मिक्सी चालू करती है वैसे ही अरुण की आंख खुल जाती है और वह नौकरानी के पास पहुंच जाता है और कहता है, इतनी रात में क्या कर रही हो? तब नौकरानी उसे बताती है कि देवसेना की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं काढ़ा बना रही हूँ। इतना सुनते ही तुरंत अरुण बच्ची के पास पहुंच जाता है। बच्ची की तबीयत खराब देख तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। इधर नागिन अरुण को मारने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। इधर अरुण बच्ची को लेकर जैसे ही गाड़ी की ओर जाने लगता है वैसे ही नागिन उसे बालकनी से देख लेती है। तब नागिन बालकनी से उतरकर अरुण को मारने के लिए उसके पास पहुंचकर काटने वाली होती है कि उससे पहले वह गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है, जिससे नागिन बहुत गुस्सा हो जाती है। नंदिनी दरअसल एक इच्छाधारी नागिन है जो इस परिवार के लोगों से बदला लेना चाहती थी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह अरुण के लिए खाना बनाती है, जिसमें वह जहर मिला देती है। खाना बनने के बाद नंदिनी अरुण के पास ले जाती है। अरुण जैसे ही खाना खाने वाला होता है वैसे ही अचानक उसका फोन बज उठता है, जिससे अरुण वह खाना खाने से मना कर देता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद अरुण वही खाना अपनी छोटी बच्ची देवसेना को खिलाने लगता है। देवसेना जैसे ही खाना खाती है वैसे ही उसे जोर जोर से हिचकियां आने लगती है, क्योंकि उस खाने में जहर मिला हुआ था। देवसेना की हालत बिगड़ते ही अरुण उसके लिए छत से नीचे पानी लेने चला जाता है। वही दूर खड़ी नंदिनी यह सब चुपचाप देख रही होती है और जैसे ही अरुण वहाँ से जाता है वैसे ही देवसेना को उल्टी होने लगती है, जिससे देवसेना छत के किनारे खड़ी हो जाती है। देवसेना को छत के किनारे खड़ा देख नंदिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और मौका पाते ही उसे छत से नीचे धक्का दे देती है। सौभाग्य से देवसेना नीचे नहीं गिरती बल्कि किसी चीज पर लटक जाती है। ठीक उसी समय देवसेना की मरी हुई माँ प्रकट हो जाती है और जैसे ही देवसेना छत से नीचे गिरती वैसे ही उसकी मरी हुई माँ उसे तुरंत पकड़कर सही सलामत बचा लेती है।